अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग लंदन से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको जहाँ भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको अपनी अमान में रखे, हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जनाब, खुशखबरी ये है, अभी तक की कोई नाखुशगवार वाक़या अभी जब तक मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई नहीं आया। माँ सिवाय इसके कि ज़ुबैर नियाज़ी और एक और नियाज़ी, बशाज अजीब सा नाम है उसका, उससे बहुत जदीद तरीन और बहुत खौफनाक असला बरामद किया है पंजाब पुलिस ने। मरीम नवाज़ ने उसकी तस्वीर शेयर कर दी हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि असल में करने का इरादा क्या है। ये जो अटैक वाली बातें, खूनी मार्च वाली बातें, उसके लिए सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि उसके लिए पीछे असला मौजूद है। ये वो असला है जो पकड़ लिया गया है। पेशावर से कितना असला आएगा, असला बरदार आएंगे, कौन लोग आएंगे, ज़ाहिर है कि इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। बट चूँकि रेंजर्स आ चुके हैं, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है और वो इस तरह का यानी अटैक वो अलाउ करने की इजाज़त नहीं दे रही। रेंजर्स का डिप्लॉय होने का मतलब ये है। आगे खैर सारा दिन पड़ा है, हमने देखना है आगे मज़ीद क्या होता है। लेकिन राना सनाउल्लाह ज़ाहिर है कि वो जिस इजाज़त का इंतज़ार कर रहे थे बड़ी बेताबी से, और हम भी उनको ताने मार रहे थे, बहुत से लोग ताने मार रहे थे, वो इजाज़त उनको मिल गई है। और अब खान साहब जो हैं, उनका कहना ये है कि नौजवान जो हैं वो आगे होंगे, रुकावटों को भी वही तोड़ेंगे, मैं अलबत्ता पीछे से उनको बैठ के लीड कर रहा हूँ। अच्छा, पेशावर के जो अखबार नवीस हैं दोस्त, वो ये बता रहे हैं कि खान साहब ने इस लॉन्च को लाने के लिए और इस्लामाबाद पे ये हमला करने के लिए एवरी मीन्स पॉसिबल, मतलब है कि वो नाजायज़ असला हो, मनशियात फ़रोश हों, जत्थे हों और इस तरह के गुंडे हों, जहाँ जहाँ से उनको मदद मिल रही है वो ले रहे हैं। और यहाँ तक चले गए हैं कि वो यहाँ तक, यानी ये पेशावर में दोस्त जो बता रहे हैं, अखबार नवीस और सोशल मीडिया पर बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे रात से बता दिया, वो ये है कि वो पंजाबी और पश्तून कार्ड तक इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब एक तरह से जो हमारे पश्तून भाई हैं वहाँ, उनको उनकी जो महरूमियाँ वो हैं, उनको वो एक्सप्लॉइट ये कर रहे हैं कि पंजाब की जो ये हुकूमत है, पंजाबी ये जो बैठे हैं लाहौर के, तो इनको जाके मतलब है मज़ीद नफ़रत से आगे मज़ीद नफ़रत। तो मतलब ज़ाहिर है कि ये उर्तुगुल का जो देखने वाला व्यूअर है, उर्तुगुल देखने वाला, और इनके तमाम पार्टी वर्कर जो उस तरह के यानी फ़िल्म प्रोडक्शंस को हकीकत समझते हैं और एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, उनके ख्वाबों में तो इस तरह की कोई बात हो सकती है। लेकिन हकीकत की दुनिया में ये कोई पागल ही सोच सकता है। एक न्यूक्लियर स्टेट है और वहाँ पे आप ला के ये जत्थे और असले और इस तरह करके आप कोई हुकूमत पे कब्जा करना चाहते, करना क्या चाहते हो भाई? इलेक्शन चाहिए, पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दो, पंजाब असम्बली से इस्तीफे दे दो, नेशनल असम्बली से इस्तीफे, वाकई दो रंगबाजियाँ ना करो। फिर तनख्वाहें ली हैं सारे MNAs ने, तो आप इस्तीफे दे दें भाई, पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दें, पंजाब असम्बली से इस्तीफे दे दें, नेशनल असम्बली से इस्तीफे दे दें। इतने बड़ी यानी तादाद में अब बाई इलेक्शन 1.5 साल रह गया है, कौन सी हुकूमत करा सकती है? मतलब कोई तुक है इस वक्त इतनी बड़ी मतलब तादाद में बाई इलेक्शंस? वो नहीं करना, असम्बली से बाहर नहीं आना, पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं तोड़नी, पंजाब से इस्तीफे नहीं देने, जितने रुकावट डाल सकते हैं पंजाब में गवर्नर लगाने के लिए वो जरूर डालनी है। फिर कभी उस्मान बुज़दार का वो एक हनूत शुदा म्यूजियम से निकालते हैं दौर कि नहीं जी अभी तक वही है, ये सारी हरकतें करनी है। तो फिर फसाद किस चीज़ का है? चाहते क्या हो? कुछ नहीं पता। इलेक्शन और इलेक्शन भी वो कि इलेक्शन कमिश्नर मेरी मर्जी का लगा दो, प्रोसेस सारा मेरी मर्जी का हो। मतलब एक अजीबोगरीब मतलब इसके साथ अगर कोई बंदा बात करके बैठ के संजीदगी से बात भी करना चाहे कि अच्छा यार तुम चाहते क्या हो, तो क्या बात करेगा? इसको खुद नहीं पता ये क्या चाहता है। इसको बेसिकली जो ये चाह रहा है PTI और इनके लोग, ये एक उर्तुगुल की तरह ये फतह करना चाह रहे हैं कि ये आए और सारे टैंक वाले और वो यानी फौजी आए और उनको आकर सलूट कर दें और ये आके कब्जा बस कर लें। दैट इज इट। अब इस तरह के आदमी को यानी क्या कहा जाए? अच्छा, अब आगे आए ARY जो है उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। थोड़ा झूठ उनका जो है वो किसी हद तक बंद हुआ। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लोग जो हैं जाली इंटेलेक्चुअल सूडो कि जी बड़ी ज्यादती हो रही है रवाया के साथ, और ये जो आज़ादी सहाफ़त, ये लोग 90% तो उनमें वो है जो खुद ज़ाहिर है कि जुम्मा जंजनाल, यानी ये बेसिकली अपनी NGOs वगैरह चलाते हैं, इनको फ़ंड चाहिए होते हैं एम्बेसी और हाई कमीशन से, तो ये इसलिए ये इस तरह की बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो वैसे ही बस यानी शोहरत के शौकीन, यानी बहस में रहना चाहते हैं, तो वो अपनी एंट्री डालते हैं कि जी बड़ी ज्यादती होगी। देखें, मैं आपसे गुजारिश करूं, इसके लिए कोई सहाफ़ी होना ज़रूरी नहीं है। बात असूल की है, इस असूल को आप समझ लें तो आप जान जाएंगे प्रॉब्लम क्या है। बड़ी सिंपल है। आप एक शैम्पू का इश्तिहार देखते हैं, उस पर लिखा होता है ना कि ये इश्तिहार है, मतलब आपको पता ना कि ये इश्तिहार है।
अच्छा, आप एक वॉशिंग मशीन का इश्तिहार देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि ये इश्तिहार है, कंपनी ने टीवी चैनल को पैसे दिए हैं, पैसे देकर वो इश्तिहार चला रही है, ये खबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से एक लॉन वाले हैं, कोई कोई प्रोडक्ट है। इसी तरह से जब इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने एड्स देती हैं या नहीं देती, उसके ऊपर लिखा होता है पेड पॉलिटिकल कंटेंट। अच्छा, अब वो 30 सेकंड्स का, 40 सेकंड्स का या 60 सेकंड्स का जो एक सियासी पार्टी ने इलेक्शंस के दौर में जो होता है कि वो उन्होंने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट लोगों को अल्योर करने के लिए देनी होती है कि आप हमें वोट डालें, ये देखें हमने ये किया, ये देखें हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, और ये हमारा कायदा है, और ये हमारा मिशन है, ये हमारा। तो वो एक पेड पॉलिटिकल कंटेंट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, इसीलिए लिखा होता है कि व्यूअर जो देख रहा है न्यूज़ चैनल, वो उसको खबर न समझे कि ये टीवी चैनल है जो खबर सुना रहा है कि फ़लाँ सियासी पार्टी ने अजीम कारनामे अंजाम दिए, फ़लाँ लीडर जो है वो इतना अजीम आदमी है, फ़लाँ लीडर जो है देखिए उसने ये पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये टीवी चैनल नहीं कह रहा, डोंट टेक दिस एज अ न्यूज़, ये कमर्शियल है, लिखा है हमने कि ये पेड, ये पॉलिटिकल पार्टी का बयान है जो वो पैसे दे के चलवा रही है। ये सारी चीज़ें फेयर हैं, ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। अब आप अच्छा आगे आए, अब पेड पॉलिटिकल कंटेंट पे अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान, कोई भी चैनल बनना चाहता है प्रोपेगेंडा चैनल, तो 1000 दफ़ा बने। अच्छा, वो कोई भी प्रोपेगेंडा चैनल अपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स को हुकूमत से पैसे लेके या किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लेके, एंकर पैसे लेता है या टीवी चैनल का मालिक पैसे लेता है, टैक्स माफ़ करवाता है, जो भी नहीं लीगल पैसे लेता है, तो उसके बाद वो लिख के लगाए ना कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये जो अपना टॉम एंड जेरी का, या वो जो आप क्या उसे कह लें, वो जो दो बैठते थे चौधरी गुलाम और साबिर, वो करे, ठीक है, लिख के लगाए ऊपर कि ये पेड पॉलिटिकल कंटेंट है। भाई इसको खबर ना समझें, इनको ये तज्जिया ना समझें, ये चैनल नहीं कह रहा, ये पेड पॉलिटिकल कंटेंट है। अच्छा, पेड पॉलिटिकल कंटेंट लिख के लगा दें, किसी को इतराज़ नहीं होगा। अब ये बात फेयर हो गई, लेकिन ये पेड लिख के क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जो उन्होंने पैसे लिए वो तो काला पैसा, रिश्वत है, टैक्स माफ़ करवाए हैं मिसाल के तौर पे। अब वो कैसे बताएं अपने बारे में कि हमने टैक्स माफ़ करवाए? एंकर ने जो लिया है, अच्छा, एंकर को रिश्वत देने के दो तरीके होते हैं। वो ज़माने चले गए, लिफाफे शफाफे, ये जो आप कहते हैं ना कि लिफाफे, ये लिफाफे नहीं, एक तो ये कि आप ब्रीफ केसों से भी आगे की चीज़ अब आ गई है, और वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो होती हैं, ली और दी जाती हैं, वो अब दुनिया भर में ये सहूलत मैसर है कि आपको दुनिया भर के जिस बैंक में भी चाहिए वो आपको, एक तो ये है। दूसरी बात है कि इस तरह की जो फेवर्स होती हैं वो आमतौर पे ज़मीनों के मामलात में होती हैं, ज़मीन है, प्लाजे हैं, यानी मलक रियाज स्कूल ऑफ थॉट, आप मेरी बात समझ रहे हैं। इससे आगे आए, एंकर को जो तनख्वाह मिलती है, अब आपको बताता हूँ ये होता क्या है। मिसाल के तौर पर एयरवाई में अब ये एक काम कर रहा है एंकर, इस तरह के झूठे चैनल में, प्रोपेगेंडा चैनल में जो एंकर काम करते हैं, 92 है, कोई और है, GNN में कुछ है, तो ये जो इनको जो पैकेजेस मिल रहे होते हैं, जो बज़ाहिर टीवी कंपनी दे रही होती है, बज़ाहिर ये तनख्वाह होती है, जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हुकूमत को टैक्स देकर वो तनख्वाह दे देता है एंकर को। आपको बिल्कुल ये फेयर और ठीक डील लगती है? ऐसा ही है, होता नहीं है ऐसा, क्योंकि वो जो सेठ है, वो जो न्यूज़ चैनल उस एंकर को तनख्वाह दे रहा है, वो तनख्वाह ना सेठ दे रहा है ना टीवी कंपनी दे रही है, वो तनख्वाह बेसिकली, अगर मिसाल के तौर पे मलक रियाज है तो मलक रियाज के इश्तिहारों से वो तनख्वाह जा रही है। अब ये सब कुछ लीगल हो गया, वाइट भी हो गया। यानी मैं मिसाल दे रहा हूं कि मलक रियाज ने एक टीवी चैनल को एंकर अपना रखवा दिया और उसे कहा कि इसकी तनख्वाह जो है वो सेठ से कह दिया कि ये तनख्वाह इसकी हम दे देंगे, मेरे कहने पर रख ले। अब एंकर जो वो रख लेगा, तो उतने इश्तिहार उस टीवी चैनल को मिल जाएंगे उस एंकर के हिसाब में कि ये जो पेमेंट हमने आपको की है, ये जो इश्तिहार आपको इजाफी दिए हैं और ये जो पेमेंट की है, ये बेसिकली उसकी तनख्वाह आपने उसको देनी है। तो इस तरह से ये पैसे घूम कर, यानी तनख्वाह देने वाला मलक रियाज है और तनख्वाह वसूल करने वाला मिसाल के तौर पे कोई एंकर है, मैं अब नाम क्या लूँ, ठीक हो गया। तो वो जो दरमियान में जो टीवी स्टेशन और सेठ है, मालिक है, वो फैसिलिटेटर है। वो मलक साहब से पैसे लेकर, उतने इश्तिहार लेकर, यानी उतने इश्तिहार लेकर वो पेमेंट आगे वो वो उसकी तनख्वाह का एडजस्ट करवा देगा, ख़त्म। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मलक साहब भी खुश हो गए, एजेंडा भी सेट हो गया, खबरें भी वैसी चली गई और किसी को कोई इतराज़ भी नहीं कि ये तनख्वाह है, भाई उसकी तनख्वाह है इतनी, क्या करें।
अच्छा, अब इस मलक रियाज का तो मैंने इसलिए नाम लिया ना क्योंकि वो एक सिविलियन आदमी है बेचारा, और सारी दुनिया से बड़ा बुरा भला कह देती है तो वो खामोश रहता है, तो मैंने भी उसका नाम ले दिया फ़ायदा उठाते हुए। लेकिन ये मलक रियाज, मैंने एक ये इशारा दिया है आपको, ये एक ज़रूरी नहीं है कि मलक रियाज जिसकी तनख्वाह दे रहा है वो मलक रियाज ही तनख्वाह दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि मलक रियाज के कहने पे एक एंकर को रखा गया है तो मलक रियाज ने ही कहा है उस एंकर को रखने के लिए। मलक रियाज के पीछे दूसरे लोग हैं जो अगर अपने किसी आदमी को न्यूज़ चैनल उन्होंने रखवाना होगा तो वो फिर मलक रियाज से कह देंगे या किसी और से कह देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और बहुत से लोग हैं। तो ये इस तरह से ऑपरेट होता है, मतलब इस तरह से एंकर्स की सैलरी का बंदोबस्त होता है, इस तरह प्रोग्रामिंग की बजट आती है। ये क्यों किया जाता है? इसलिए कि इस प्रोग्राम की रेटिंग अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? मार्केट तो पैसा नहीं देगी, इश्तिहार तो नहीं मिलेंगे। यहां दूसरा तरीका आता है कि गवर्नमेंट जो होती है उसके पास बेपनाह वसाइल होते हैं। वो अगर अपनी मर्जी का एंकर कहीं रखवाना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे? इश्तिहार दे देंगे, अच्छा टैक्स में छूट दे देंगे, आगे आए रेटिंग तो है ही हमारी कंप्रोमाइज्ड। सलमान दानिश चलाता है उसको। सलमान दानिश बेसिकली किसी भी सिविलियन की तरह एक सिविलियन है, कोई भी गवर्नमेंट होगी सलूट मार देगा। वो कारोबार करने आया हुआ, वो कोई नजरियात की जंग नहीं लड़ने आया हुआ। तो अगर पूरा आवे का आवे ही कंप्रोमाइज्ड है और हर जगह एक इस तरह के ट्रिक्स हैं तो वो अपना पैसा क्यों छोड़ेगा? उसने ही पैसा कमाना, बहुत कमाया उसने, और वो अब और भी उधार है। इस तरह के माहौल में तो ज़्यादा पैसा कमाता है, कोई काला पैसा है। अगर आपने झूठी रेटिंग देनी है तो उसके तो आप मुफ्त में तो नहीं देंगे ना भाई झूठी रेटिंग। करोड़ों अरबों रुपए का तो स्टेक्स होता है, वो आप अंदाजा लगाए ना कितना बड़ा स्टेक है वो। यानी वो मीडिया करेंसी कहलाती है रेटिंग, वह वो भी कंप्रोमाइज है हमारे यहाँ। तो ये इस तरह की गेम्स करके जब यानी अरेंज्ड पॉलिटिकल कंटेंट, करंट अफेयर्स के नाम पे प्रोग्राम करवाए जाते हैं जो मतलब कंप्रोमाइज्ड है, एंकर भी कंप्रोमाइज्ड है, प्रोग्राम भी, एनालिसिस भी कंप्रोमाइज्ड है, खबरें भी कंप्रोमाइज्ड है, उस न्यूज़ चैनल पूरी कारपोरेशन कंपनी उसका मालिक, हर चीज़ तो कंप्रोमाइज्ड है। ये कहां से आज़ादी सहाफत आ गई? ये एक गंदा अरेंजमेंट है। पेड पॉलिटिकल कंटेंट लिखते नहीं। आप मेरी बात अच्छा समझ रहे हैं? मैं वीलॉग इस बात पे खत्म करता हूं कि इसका हल क्या है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी हुकूमत के लिए कभी भी मुश्किल नहीं था, आज भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप जेन्युइन वेल रिप्यूटेड जो जर्नलिस्ट्स हैं, कराची में है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, पेशावर में है, कोयटा में भी हैं, आप उनकी एक बॉडी बना दें हर सूबे से। क्योंकि सूबे ये बहुत यहाँ भी ये इसका हिसाब रखना पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में मिसाल के तौर पे रेटिंग का कोई मीटर नहीं है। अब बलूचिस्तान के लोग या पख्तूनख्वा के लोग जो प्रोग्राम देखें, जितना मर्जी देखें, उनकी पसंद उनकी नापसंद काउंट नहीं करती, क्योंकि सबसे ज्यादा रेटिंग मीटर कराची में लगे हुए हैं। पूरा मुल्क एक प्रोग्राम को नापसंद करता है, सिर्फ कराची पसंद करता है, तो वो प्रोग्राम वहां रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं सिर्फ एक मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, मुझे कराची से या बाकी मुल्क से मैं मुकाबला नहीं कर रहा। मेरी गुजारिश करने का मतलब यह है कि हर आप साफियों की बॉडी बनाएं और वो रेगुलेट कर देंगे, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। भाई आपने क्या पाबंद करना है न्यूज चैनल को? आपने सच्ची खबर देनी है यार, ये बुरी बात है। आपने जो खबर देनी है झूठी खबर नहीं देनी, ये बुरा तकाजा, ये आजादी सहाफत में हमला है। यानी आपने झूठ नहीं बोलना, प्रोपेगेंडा नहीं करना, ये इंश्योर करना है ना। ये कहते हैं आजादी सहाफत में हमला हो गया यार। तो वीलॉग इस बात पर खत्म करते हैं कि ये आसान काम है, हो सकता है, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर मौजूदा हुकूमत ये ना कर सकी तो इलेक्शन के बाद जो फ्रेश गवर्नमेंट आएगी, आखिरकार इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया नहीं कर सकते तो कम से कम जो रेगुलेटेड मीडिया उसको तो कंट्रोल करें। झूठी खबरें, फेक खबरें और फ्रॉड लोगों से किया जाता है और उसका एक इम्पैक्ट होता है। ये जो फसाद है, पीटीआई का फसाद, इसके पीछे ARY GNN 92 है। सादा लोगों को उन्होंने गुमराह किया, इस हद तक पागल कर दिया कि वो गोलियां चलाने पर उतर आए। अच्छा जी, इस दुआ के साथ कि खैर खैरियत से आज का दिन गुजरे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला सारे पाकिस्तान के हमसायों को भी शाद और आबाद रखे, दुनिया भर, बरतानिया, अमेरिका, अल्लाह ताला सबको शाद और आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।